नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हम आज इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी इंसान के शरीर का हिस्सा है जो क्या काम करती है? किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है, मतलब वेस्ट बनाने का और उसे रिमूव करने में हेल्प करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं दो, जाइलम और फ्लोएम, दोनों अपनी तरफ से एक एक फंक्शन करते हैं। जाइलम का फंक्शन है नीचे रूट से पानी ले जाकर ऊपर पेड़ों की टहनियों तक, पत्तों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है ऊपर पत्तियां जो स्टोमेटा से ऑक्सीजन लेती हैं, सनलाइट को ग्रास्प करती हैं, वो सब नीचे पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाना। प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का भी एग्जाम्पल है। आगे आपको क्वेश्चन आएगा ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। आ गया क्वेश्चन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका है जिसमें अपना खाना स्वयं बनाया जाता है। पेड़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है। पेड़ अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से, क्लोरोफिल से। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उदाहरण है हम इंसान, जो किसी पर निर्भर हैं। ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु या वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और ऐसे पेड़ पौधे जो अपने ही ऊपर निर्भर हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अभी मैंने आपसे कहा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। एक सेल के अंदर होते हैं ये चारों जो चीज़ें दिख रही हैं ऑप्शन में, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और न्यूक्लियस। ये सारी चीज़ें एक सेल के अंदर होती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो है पायरुवेट्स को तोड़ना और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाना और उसे रिलीज करना। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। फैट्स मतलब वसा हमारे शरीर में कैसे पचता है ये बताना है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। आंसर, फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब फैट्स का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आ जाती हैं। ये भी एक देखिए ऑब्जेक्टिव बन गया कि फैट्स का डाइजेशन कहाँ होता है, तो फैट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपको ऑप्शंस में लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ भी आ सकता है, तो याद रखिएगा फैट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द सिक्रेशन ऑफ लिवर कॉल्ड बाइल। लिवर से एक जूस निकलता है, बाइल जूस जैसे बोलते हैं, बाइल डक्ट या बाइल जूस। ये खाने के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं या खाने का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। तो बाइल जूस क्या करता है, खाने के बड़े हिस्से को छोटे छोटे बारीक हिस्सों में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आप इस वर्ड्स को याद रखिएगा, ऐसे ही वर्ड्स लिख रहे हैं। द सिक्रेशन ऑफ लिवर कॉल्ड बाइल ब्रेक्स डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। बहुत सारे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में उसे तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहा जाता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। द बाइल ऑल्सो मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। बाइल जब खाने से मिलता है तो वो मीडियम, वो जो बाइल खाने से मिलकर अल्कलाइन बन जाता है,
so that the pancreatic enzyme containing lipase further digests fats to form fatty acid. इसके बाद पैनक्रियाटिक एंजाइम में से पैनक्रियाटिक जो जूस निकलता है, लाइपेज होता है, वो फैट्स को और डाइजेस्ट कर देता है और फैटी एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. The alkaline medium is required for pancreatic enzymes to act on lipase. इसकी पहली वाली लाइन में जो लिखा है उसी के लिए लिखा गया है कि जो अल्कलाइन मीडियम है वो किस लिए ज़रूरी है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए, ताकि वो लाइपेज पर एक्ट कर सकें, कोई एक्शन ले सकें. क्वेश्चन 5 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड. सलाइवा मतलब हमारे मुंह के अंदर जो लिक्विड आता है, थूक जिसे बोलते हैं हम, सलाइवा, ये खाना पचाने में कैसे मदद करता है. सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जिन्हें सलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है. हमारा मुंह जैसे ही हम खाने का कोई टुकड़ा रखते हैं वो उस सलाइवा से घिर जाता है, सलाइवरी एमाइलेज से घिर जाता है और वहीं खाना पचना शुरू हो जाता है. तो जो सलाइवरी एंजाइम्स हैं, सलाइवरी एमाइलेज हैं, ये करते हैं हमारे खाने को तोड़ते हैं. हमारे खाने में जो स्टार्च मौजूद है, माड़ जिसे बोलते हैं स्टार्च, उसे शुगर में बदल देते हैं. या फिर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर चाहें इसे तो ऐसे लिखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बताइए क्यों, क्या नेसेसरी कंडीशन होती है इसके लिए. फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टू टेक प्लेस द कंडीशंस आर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं. इट शुड रीच अ सेल विच कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट. और क्लोरोफिल क्या होता है ये ज़रा ध्यान रखिए. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि पेड़ों में होता है, जिससे हमें पेड़ों का रंग हरा दिखता है. जैसे हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिससे हमारे खून का कलर हमें लाल नज़र आता है, वैसे ही क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो पेड़ पौधों में होता है, जिससे हमें उनकी पत्तियों का रंग हरा नज़र आता है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वहाँ काम करेगा जहाँ क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट हो और तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. Water first splits to release oxygen and hydrogen. देखिए पानी दो टुकड़ों में टूटता है, इसके पहले कई वीडियोस में हमने पढ़ा है ये. हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, पानी 2 भागों में टूट जाता है. दिस प्रोसेस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. पानी में से हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है. हाइड्रोजन देन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बना लेता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद करिएगा इसे. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की मेन कंडीशंस जो तीन है वो है लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. क्लोरोफिल उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है. वाटर स्प्लिट हो जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में. इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं. हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑक्सीजन. अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिल चुका है, बचा है ऑक्सीजन, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट हो गया जो कि बाहर निकल जाता है. हम कहते हैं ना पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं पर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और यही ऑक्सीजन फिर हमें मिलती है. पेड़ ऑक्सीजन को कहाँ से रिलीज करते हैं, स्टोमेटा से. अब स्टोमेटा क्या होता है, पेड़ों के छेद जो होते हैं छोटे छोटे पत्तियों के ऊपर, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिससे पेड़ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं. जैसे कि हमारे नोज होती है वैसे ही पेड़ पत्तियों में स्टोमेटा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the differences between aerobic and anaerobic respiration. Name some organisms that are used the anaerobic mode of respiration. एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने का तरीका. दो तरह से सांस ली जाती है. देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है, डिफरेंस करके डिफरेंशिएशन हो रहा है. एरोबिक और अनएरोबिक आराम से समझते हैं. पहला पॉइंट, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन होती है. अनएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन.
सेकेंड पॉइंट, इट्स एंड प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसके बाद जो बचे हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। वहाँ अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इट एंड्स प्रोडक्ट्स आर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अनएरोबिक रेस्पिरेशन के आखिरी प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत एनर्जी रिलीज होती है, वहीं अनएरोबिक में कम एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो जगह पे पार्ट लेते हैं, वो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। वहीं अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन, पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, बल्कि यहाँ एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। Some organisms that use the anaerobic mode of respiration are yeast and bacteria. Yeast खमीर को बोला जाता है, जो जलेबी के पाउडर में होता है, या फिर इडली बनाते टाइम यूज़ किया जाता है। ब्रेड फफूंद जो लग जाती है उसे कहा जाता है यीस्ट, सड़ाना एक तरह से। और बैक्टीरिया, ये अनाएरोबिक रेस्पिरेशन के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द एल्वियोले डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्वियोले का पूरा डिस्क्रिप्शन अलग एक वीडियो बना देंगे सेपरेट, उसमें आप समझिएगा। द एल्वियोले आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ bronchioles. They are balloon-shaped structures which increase the surface area for exchange of gases and are richly supplied with blood vessels to take the oxygen of different cells. इसका डायग्राम अगर आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिस तरह से बलून शेप का ये होता है और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अलग अलग सेल्स तक ले जाने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what would be the consequences of our deficiency of hemoglobin in our bodies? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या बीमारियां होती हैं, क्या डेफिशिएंसी या कमियां आ जाती हैं? सबसे पहले समझिए हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से हमारे खून का कलर लाल होता है। ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स मैच पेयर कहीं भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोग्लोबिन एक्चुअली है क्या और वो क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे खून का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से इंसान को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिसमें वो बहुत सुस्त महसूस करता है, थका हुआ, भूख नहीं लगती, वजन घट जाता है, नींद ही नींद आती है, आलस से भर जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। Hemoglobin is a red pigment present in our blood which carries oxygen to all the parts of the body. ये एक रेड पिगमेंट है जो हमारे खून में प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। If there is deficiency of hemoglobin, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो the amount of oxygen reaching our body cells will decrease. अब हीमोग्लोबिन ही कम है तो पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है जब ऑक्सीजन हर पार्ट में पहुंच जाता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा, मतलब एनर्जेटिक बॉडी हमारी नहीं होगी। देन विच में लीड टू रिलीज ऑफ लेस एनर्जी इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया, एनीमिया कहा जाता है इसे। ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में तकलीफ, टायर्डनेस थकान, एंड वीकनेस कमजोरी, ये 3 सिम्टम्स हैं मेनली एनीमिया के। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में होता है क्यों, और ये क्यों ज़रूरी है? द हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स, राइट एंड लेफ्ट। हमारा दिल 2 भागों में बटा है, राइट और लेफ्ट। एक तरफ गंदा खून आता है, वो दूसरी जगह जाके अच्छा होके निकल जाता है। यहाँ गंदे और अच्छे से मतलब हमारी बॉडी में गंदा खून नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से है मेरा मतलब। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब गंदा खून या वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या अच्छा खून जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हमारे दिल के एक हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और हमारे हार्ट में उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड होकर बाहर निकल जाता है। देखिए, द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 2 साइड्स, राइट एंड लेफ्ट। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज and send it to the further
फॉर प्योरिफिकेशन टू लंग्स, वो लंग्स तक जाएगा, वहाँ से प्योरीफाई होके आएगा। Then the left side of the heart receives oxygenated blood from lungs, which is pumped further and sent to all the parts of the body through blood vessels. This is called double circulation. The energy demand of human beings is too large and hence it is necessary for the separation of oxygenated and deoxygenated blood to meet this energy demand. हमारी ह्यूमन बॉडी को इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा हार्ट डबल सर्कुलेशन करता है ब्लड का। इस डबल सर्कुलेशन में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, फिर लंग्स में से उसमें ऑक्सीजन मर जाता है और वो वापस हमारे दिल में आ जाता है। फिर उसका ऑक्सीजन कम हो जाता है तो वो फिर लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजनेटेड होकर फिर आता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। अभी आपको बताया था जाइलम और फ्लोएम पेड़ में, पौधों में होते हैं। अच्छे से समझिए इसे। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड, ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्ट इज जनरली पैसिव। पैसिव और एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव जो खुद किया जाए, पैसिव जो खुद पर होता है। मतलब द ट्रांसपोर्ट इज जनरली पैसिव, ये इस पर असर होता है। वेसल्स एंड ट्रैकीड्स आर डेड सेल्स, ये दो डेड सेल्स होते हैं इसमें। फ्लोएम फूड इन aqueous form is translocated. The transport is active and sieve tubes and companion cells are living cells. Now question number 13, ये important question है। एल्वियोले और नेफ्रॉन में क्या डिफरेंस है, आपको कंपेयर करना है और बताना है। देखिए एल्वियोले इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोले लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चन हैं। It is thin-walled. Alveoli is thin-walled, a large surface area and is richly supplied with blood vessels. पतली इसकी दीवारें होती हैं, बहुत ज़्यादा एरिया लेता है और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। वहीं नेफ्रॉन भी थिन वॉल्ड है, पतला होता है, लार्ज सरफेस एरिया है और इसमें भी रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होती हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं। नाउ लास्ट, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। एल्वियोले ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और नेफ्रॉन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारे ब्लड में से रिमूव कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। इस चैप्टर में 13 क्वेश्चंस थे, 13 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप समझ के अगर याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डोंट मग अप, रटिए मत, समझिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार समझिए। अगर आप समझेंगे तो फिर से कभी नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।